से अभी कल तक हमने देखा कि अगर हम किसी भी इंफॉर्मेशन को, जो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन दैट इज यूज्ड इन केस ऑफ इकोनॉमिक्स, अगर हम उसको किस में यूज करेंगे, डेटा या तो ग्राफ के अंदर यूज करके उसको प्रेजेंट करेंगे, दैट इज मोर इफेक्टिव फॉर अ कॉमन मैन, राइट। बट हमने देखा कि ग्राफ्स आर नॉट यूज बाय कॉमन, ग्राफ्स आर यूज ओनली बाय रिसर्चर्स एंड एजुकेशन। जबकि अगर हम बात करें, किसकी बात करें, डायग्राम्स की, तो डायग्राम्स को इजीली ड्रॉ करके कॉमन पर्सन के लिए उसको बनाया जाता है, दैट इज अंडरस्टूड। नाउ अब हमें ने यहाँ पे दो अलग अलग टेबल देख रहे हैं, दैट इज अबाउट डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट वी नो दैट कि उसमें हर एक ऑब्जर्वेशन के साथ में सिंगल ऑब्जर्वेशन सिंगल फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड। लेकिन अगर हम कंटिन्यूअस की बात करें तो वी हैव अ ग्रुप और क्लासेस। ये टेबल में, दूसरे वाले टेबल में आपके पास क्लासेस है कि 10,000 to 20,000 इनकम का क्लास है, तो उसके लोग कितने, तो 500 पीपल। सो लाइक दैट क्लासेस आर मेड। तो ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट वी ऑलरेडी नो। बट हम अगर बात करें, नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कम्स हियर, एंड दैट इज इंपोर्टेंस ऑफ डायग्राम्स इन ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में डायग्राम या तो ग्राफ का इंपोर्टेंस क्या है। हमारे लिए इंपोर्टेंट ये है कि हमने ये सीखा तो सही, चलो, कि वी कैन पुट द इंफॉर्मेशन in a picture form by the way of diagrams और graphs, but उसको यूज क्यों करेंगे, रीजन क्या उसके पीछे, that is here in this question. See now, the importance of diagrams and graphs in economics can be stated under, the first one is the study of subject of economics which is perceived as difficult, यानी लोग इन इकोनॉमिक्स को क्या मानते हैं, डिफिकल्ट मानते और कॉम्प्लिकेटेड मानते। लेकिन अगर उसी को ग्राफ या तो डायग्राम के अंदर प्रेजेंट किया जाएगा, इट बिकम सिंपलर। तो इसमें सिंगल लाइन में अगर किसी को याद रखना हो तो क्या याद रखे, डिफिकल्ट स्टडी मेड इजियर, बराबर। यानी जो डिफिकल्ट स्टडी है इकोनॉमिक्स को, जो कॉम्प्लिकेटेड साइंस मानते हैं या कॉम्प्लिकेटेड स्टडी मानते हैं, फॉर दोज पीपल, उनके लिए अगर डायग्राम या तो ग्राफ के अंदर प्रेजेंटेशन किया जाएगा तो इट बिकम सिंपलर। नाउ द ट्रेंड्स ऑफ सर्टेन इकोनॉमिक पैरामीटर्स, again another word, parameters. What is the meaning of parameters? पैरामीटर्स यानी जो अपने इकोनॉमिक इवेंट्स कल देखी ने, वही पैरामीटर्स। जैसे पॉपुलेशन, ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन, यानी कौन से साल में पॉपुलेशन हाईली इंक्रीज हुई थी और कौन से साल के अंदर पॉपुलेशन स्टेबलाइज हुई, दे आर द पैरामीटर्स ओवर वेरियस ईयर्स, कैन बी ऑब्जर्व थ्रू अ सिंगल डायग्राम और ग्राफ। एक सिंगल डायग्राम, सिंगल बार डायग्राम, एक डायग्राम खाली ड्रॉ कर दो, उस डायग्राम के अंदर आपको एवरी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यू कैन रिसीव, आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन उसके अंदर मिल जाएगी। सो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा वर्ड है, ट्रेंड्स। हमारे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है, ये लाइन के अंदर ट्रेंड्स। ट्रेंड्स यानी अप्स एंड डाउन, कब इंक्रीज हुआ कब डिक्रीज हुआ। जैसे कि हम, मैंने कल आपको एग्जाम्पल दिया था, दैट एग्जाम्पल वाज अबाउट, उस एग्जाम्पल के अंदर हमने स्टॉक मार्केट के बारे में एग्जाम्पल लिया कि आज स्टॉक मार्केट अगर ओपन होता है और क्लोज होता है, तब से ऊपर से नीचे तक जो ट्रफ्स एंड क्रेस्ट होते हैं, ट्रफ्स यानी ऊपर जाना और क्रेस्ट यानी नीचे आना, ये जो चीजें हैं उससे अपने को पता चलता है कि अप्स एंड डाउन्स मार्केट में कैसे होते हैं। तो एक दिन का ये तो है, मैं तो बात कर रहा हूँ डेकेड्स की, 10 साल का 20 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए और उसका ट्रेंड अगर आपको सेट करना है तो आप डायग्राम के अंदर इसको आसानी से सेट कर सकते हो, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज चेंजेस अकरिंग इन वेरियस सेक्टर्स। तो देयर आर मेनी सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। चलो कोई मुझे बताएगा कि व्हाट आर द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, what are the different sectors of the economy? Service sector, another agriculture sector and industry. These are the three different sectors of an economy. तो ये जो है उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं, फॉर एग्जांपल अभी अभी इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर जो इम्पोर्टेंस पहले दिया जाता था, दैट हैज बीन रिड्यूस, उसको हमने रिड्यूस कर दिया है। रीजन क्या है उसके पीछे का, कि हमने दूसरे ऑल्टरनेटिव को यानी इंडस्ट्रीज को और सर्विस सेक्टर के अंदर यूज करना ज्यादा, उसको यूज करना है तो उसको एक्सप्लोर करना ज्यादा स्टार्ट किया है। दैट्स वाई हमारे यहाँ पे पूरा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। मतलब पहले इंडस्ट्री में कम लोग काम करते थे,
सर्विस सेक्टर में कम लोग काम करते थे, एग्रीकल्चर में ज्यादा लोग काम करते थे। आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ऑलमोस्ट 40 to 50% पीपल एम्प्लॉयड है, लेकिन पहले कितने थे? 72%। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 72% एम्प्लॉयड। तो अब चेंजेस आए, वो चेंजेस को भी अगर ग्राफ या तो डायग्राम के अंदर प्रेजेंट किया जाएगा तो वो आसानी से हम सामने वालों को प्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज, इसके बाद है देखो a comparison can be easily drawn for the distribution of some economic parameters between the groups and classes. Now what is written here? Comparison बनानी है, लेकिन किसके बीच में? देखिए, can be easily drawn for the distribution of some economic parameters between groups and classes. अब आगे तो हमने देखा कि सिंगल सेक्टर का अप्स एंड डाउन हमने देखा। Now if I want to compare two different sectors, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर है, बराबर, उसमें दो अलग अलग, पेट्रोल ड्रिवन व्हीकल, डीजल ड्रिवन व्हीकल, और तीसरा भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। तो तीन को अलग कंपेयर करना हो तो दैट कैन इजीली बी मेड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। उसका ग्राफ आता है ना, उसमें बार डायग्राम से आप शो करो कि किसका ग्रोथ रेट ज्यादा है। कल अगर हम बात करें तो कल ने एक डायग्राम देखा था कि इंडियन इकोनॉमी का एक्सपोर्ट है सबसे फास्ट इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है कितना वो नहीं, पर इंक्रीज फास्ट हो रहा है। बाकी सारी कंट्रीज के जरिए अगर कंपैरिजन में देखें तो वो ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो अगर सेक्टोरल स्टडी जब हम करते हैं, यानी सेक्टर वाइज हम स्टडी करते हैं, तो कंपैरिजन हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे? अलग अलग ग्रुप और क्लासेस के बीच में, अलग अलग रीजन्स के बीच में, एरियाज के बीच में, अलग सेक्टर्स के बीच में, और इवन डिफरेंट टाइम पीरियड्स यानी जितने भी अलग अलग टाइम पीरियड है उसके बीच में भी अपने कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं। तो इसमें क्या पता चला? फोर्थ पॉइंट के अंदर कंपैरिजन बिटवीन ग्रुप एंड क्लासेस, रीजन्स, देन आफ्टर सेक्टर्स एंड टाइम पीरियड, ये चारों के बीच में कंपैरिजन आसानी से कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज, व्हेन मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच आर फाउंड apparently difficult are presented through a diagram or graph, the time and effort इसमें मेन लाइन क्या है? the time and effort of the presenter is saved। मेहनत बच जाती है उसकी, उसका टाइम बच जाता है, क्योंकि वो एक्सप्लेन करेगा सामने वाले को। मैं अभी डेटा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लंबे लंबे डिस्क्रिप्शन मुझे देने पड़ रहे हैं, बट इफ द सेम डेटा कुड बी प्रेजेंटेड बाय वे ऑफ अ डायग्राम, तो उसको प्रेजेंट करना सिर्फ डायग्राम ड्रॉ कर लो, उसके बाद में आसान हो जाता है, उसके बाद में वही चीज आसान हो जाती है। नाउ सी, टेक एन एग्जांपल कि अगर मैं कोई आपको एक पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स का सम डिक्टेट कर रहा हूँ, डिक्टेट करा रहा हूँ, और डिक्टेट कराता हूँ उसमें टाइम ज्यादा लगता है, उसमें बीच बीच में एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा ये कहाँ से आया वो कहाँ से आया। बट द सेम अगर उसको मैं विजुअली प्रेजेंट करता हूँ बोर्ड के ऊपर, दैट बिकम्स इजियर, उसको समझना आसान हो जाता है, क्योंकि आपके सामने पूरी डेटा अवेलेबल है, पहली भी और आखिरी डेटा भी अवेलेबल, तो उनके बीच में कनेक्शन आप आसानी से ढूंढ सकते हो। सो इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई रिसर्चर या रीडर है वो कोई भी चीज समझना चाहता है, तो अगर बाय वे ऑफ ग्राफ एंड डायग्राम करेगा तो उसका टाइम एंड एफर्ट सेव हो जाएगा, बचेगा वो, राइट। सो दिस इज हाउ 5 पॉइंट इसमें कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वाला लास्ट है सिक्स्थ इज टेन इजी पर लेंदी है। देखो, सर्टेन डिफरेंट डिफिकल्ट प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स आर इजी टू अंडरस्टैंड, ये तो आगे भी आ चुका, 4 बार इसके अंदर अपने पढ़ चुके कि इजी टू अंडरस्टैंड है, लेकिन कौन से प्रिंसिपल्स? जैसे कि अगर हम एक्सपेंशन एंड कंट्रक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की बात करें, वी नो दैट पिछले साल हमने देखा था एक्सपेंशन एंड कंट्रक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। एक्सपेंशन कब होता है? प्राइस डिक्रीज तो एक्सपेंशन, एंड प्राइस जब इंक्रीज होगी तो कॉन्ट्रैक्शन, ये डिमांड की बात करें। लेकिन सप्लाई में उल्टा, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस तो एक्सपेंशन इन सप्लाई, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस तो कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। तो अब उसके लिए हमने क्या यूज किया था? उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्या बताया गया था? क्वेश्चन में भी लिखते थे विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ या तो डायग्राम। तो अगर उसको डायग्राम से एक्सप्लेन किया तो मैं जब आपको समझाता था तब मैं आपको एक चीज नोट कराता था कि याद रखो कि कोई भी चीज अगर डायग्राम के ऊपर से एक्सप्लेन करने की आए ना तो वो एकदम आसान हो जाती है एक्सप्लेन करने की, याद करने की उसको जरूरत नहीं पड़ती।
के बाजू में डायग्राम ड्रॉ किया है, उसको ऊपर से एक्सप्लेनेशन दे जाओ। तो मतलब ये हुआ कि जब हम बात करें एक्सपेंशन एंड कंट्रक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की, या फिर प्राइस इलास्टिसिटी, कितने तरह की थी? 5। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, फिर उसके बाद में रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इनइलास्टिक। 5 तरह की इलास्टिसिटी डिमांड में भी और सप्लाई में भी। ये सब भी हम किससे जरिए से करते थे? डायग्राम के जरिए से उसको समझा देते, सो दैट बिकेम इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे ये तो किसके बारे में बात हुई? डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई आर अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस बिकॉज वी अंडरस्टैंड डिमांड विद रेफरेंस टू वन फॉर्म। हम एक फॉर्म की डिमांड के बारे में बात करें, हम एक फॉर्म की सप्लाई के बारे में बात करें, तो दैट इज कनेक्टेड विद माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट हम जब मैक्रो पैरामीटर्स की बात करेंगे तो मैक्रो पैरामीटर्स यानी क्या? पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, अनएम्प्लॉयमेंट इन अ नेशन, पॉवर्टी इन अ कंट्री। तो ये जो है ना, वो क्या हो गया तुम्हारे लिए? मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स। उसको भी अपने कौन से, किससे बना सकते हैं? देखो, टाइम सीरीज ग्राफ। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि अगर मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स को क्लेरिफाई करना हो उसके ट्रेंड्स को, तो उसके लिए कौन सा ग्राफ यूज किया जाता है? टाइम सीरीज ग्राफ यूज किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन irregular fluctuation in agriculture and or the regular fluctuation in some industry are calculated by the method of time series, and their trends are presented by way of time series graph. Now time series graph का मीनिंग क्या होता है? टाइम सीरीज मतलब अपने डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, बार नहीं बनाएंगे, हम लाइंस बनाएंगे, बराबर नहीं? और उस लाइन को कनेक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली अपने को क्या मिल जाएगा? अपने को उसके बाद में एक पूरा कर्व जैसी लाइन मिल जाएगी। सो व्हेन वी रिसीव अ लाइन लाइक अ कर्व, तो जब हम डॉट्स को कनेक्ट करते जाएंगे तो एक पूरा कर्व जैसा मिल जाएगा, दैट इज टाइम सीरीज ग्राफ। बट याद रखो, टाइम सीरीज ग्राफ सिर्फ टाइम एनालिसिस वाले में चलता है, सब में नहीं चलता। तो कंट्री की कंपैरिजन करनी हो ना, यू कैन नॉट हैव टाइम सीरीज ग्राफ। लेकिन अगर एक कंट्री के अंदर पॉपुलेशन अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर कितनी है, उसको अगर कंपेयर करना हो तो उसके लिए टाइम सीरीज ग्राफ चलेगा। तो रेगुलर फ्लक्चुएशन हो या इरेगुलर फ्लक्चुएशन, ऑल कैन बी अंडरस्टूड इजीली बाय द वे ऑफ टाइम सीरीज ग्राफ। पर फ्लक्चुएशंस होने चाहिए, और रेगुलर या तो इरेगुलर। रेगुलर का मतलब क्या? हम जानते हैं कि दिवाली के टाइम पे सेल बढ़ेगा, और हम जानते हैं कि दिवाली के 1.5 महीने तक बाद के कोई ग्राहकी नहीं होगी। दीज आर रेगुलर फ्लक्चुएशंस। बट इरेगुलर का मतलब क्या? कोरोना, एकदम से कोरोना, एक पेंडेमिक तुम्हारे सामने आ गया, उसके बाद में सब बंद हो गया, तो ये इरेगुलर है। कई बार ऐसा होता है कि ड्राउट लाइक सिचुएशन एकदम से क्रिएट हो गई, तो इसके बाद में एग्रीकल्चर में क्रॉप्स नहीं हुए तो पूरी इकोनॉमी डिप्रेशन में चली गई, तो दैट इज ऑल्सो इरेगुलर काइंड ऑफ फ्लक्चुएशन। तो यहाँ पे क्या सीखा ये पूरे पॉइंट के अंदर, कि अगर हम इकोनॉमिक के प्रिंसिपल्स को समझना चाहते हैं तो वो सारे प्रिंसिपल्स को समझना ग्राफ से इजी हो जाता है, जिसमें हमने एग्जांपल दिया सबसे पहले एक्सटेंशन या तो एक्सपेंशन एंड कंट्रक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का। दूसरी बात, हमने मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स को समझने के लिए उसके बारे में बात की, और उसको किस ग्राफ से ज्यादा समझा जा सकता है? टाइम सीरीज ग्राफ से ज्यादा समझा जा सकता है, राइट? तो दिस इज हाउ ये पूरा एक पॉइंट कंप्लीट हुआ, दैट वाज इंपॉर्टेंस। तो अगर हम 6 के 6 पॉइंट इसके अंदर अगर रिवाइज करना चाहे तो हाउ कैन वी रिवाइज? देखो, आप देख सकते हो फर्स्ट थिंग में मैंने किसके बारे में ज्यादा फोकस किया कि इकोनॉमिक्स को जो डिफिकल्ट मानते ग्राफ से वही चीज इजी हो जाती है, पहला। उसके बाद में ट्रेंड्स, मेन वर्ड कौन सा है? ट्रेंड्स। ट्रेंड्स यानी अप्स एंड डाउन्स, तो उसको सिंगल ग्राफ के अंदर या तो डायग्राम से अपने प्रेजेंट कर सकते हैं। देन आफ्टर सेक्टोरल चेंज, यानी अलग अलग सेक्टर में आने वाले चेंजेस को अपने इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं। देन आफ्टर कंपैरिजन इजीली हो जाती है। उसके बाद में समझने वाले को समझना आसान हो जाता है, फिफ्थ पॉइंट के अंदर। और सिक्स पॉइंट के अंदर हमने ये देखा कि माइक्रो या तो मैक्रो एस्पेक्ट सबको अगर समझाना हो तो उसको समझाने के लिए आसानी है, उसमें एग्जांपल्स ज्यादा है। सिक्स पॉइंट में एग्जांपल्स है, बाकी कोई पॉइंट में एग्जांपल नहीं। दिस इज फॉर योर 3 मार्क्स। एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स। नाउ अब आता है अगेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन, aspects to be considered while drawing a diagram or graph, both।
डायग्राम या तो ग्राफ को ड्रॉ करने के टाइम पे आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सेम क्वेश्चन आपने 11th स्टैंडर्ड में फर्स्ट चैप्टर में इकोनॉमिक्स में किया था, सेम ये जो लिखा है वैसा, बराबर है। अब इसमें क्या लिखा है, फर्स्ट थिंग देखो, चॉइस ऑफ टाइप ऑफ डायग्राम और ग्राफ। पहला क्या लिखा है, किस तरह का डायग्राम सिलेक्ट करोगे आप। वी हैव अ वेराइटी ऑफ ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ अस। फॉर एग्जांपल, अभी जब हमने एग्जांपल लिया टाइम सीरीज ग्राफ का, दूसरा आता है बार डायग्राम, तीसरा आता है डिवाइडेड बार डायग्राम, चौथा आता है क्लस्टर बार डायग्राम, बराबर। ये तो चार अलग अलग टाइप हो गए जो तुम्हारे सिलेबस में। उसके अलावा भी बहुत सारे ग्राफ्स हो सकते हैं। यू कैन ऑलवेज ड्रॉ ग्राफ इवन वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। ग्राफ अभी तक तुमने कैसे देखा, इस तरह से और अप में जाएगा, बार्स ऊपर की तरफ जाएंगे, ऐसा देखा नहीं। दिस इज वर्टिकल ग्राफ। और अगर मैं यहाँ से वाई एक्सिस से इस तरह से मैं अगर ड्रॉ करना स्टार्ट करूँ तो दैट बिकम्स हॉरिजॉन्टल, राइट। तो आप हॉरिजॉन्टल भी ड्रॉ कर सकते हो और वर्टिकल भी ड्रॉ कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से उसको प्रेजेंट करना चाहते हो। नाउ इट इज अप टू अस कि हम कौन सा ग्राफ सिलेक्ट करते हैं। बट चॉइस ऑफ ग्राफ आपका एक्सप्लेनेशन आसान बना देगा। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप कौन सा है कि विच टाइप ऑफ ग्राफ या तो डायग्राम आप सिलेक्ट करना चाहते हो, राइट। तो देखिए आप इसमें क्या लिखा है, choice of type of diagram or graph in their presentation. The right type of diagram or graph must be chosen to make a picture more effective. अंडरलाइन करो, ये more effective बनाना है पिक्चर को, इसलिए now आप डायग्राम से भी प्रेजेंट कर सकते हो और इवन पाई डायग्राम से भी प्रेजेंट कर सकते हो, सर्कल डायग्राम जिसको बोलते हैं, हम पाई डायग्राम से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। पाई चार्ट आपके सिलेबस में है बट इट वाज नेवर आस्क्ड, कभी भी पूछा नहीं गया, नॉट इवन इन ओल्डर सिलेबस। यानी इसके पहले में मेरे लिए तीसरी टेक्स्ट बुक, मैं जब से पढ़ा था उन्हें उसके बाद में थर्ड टेक्स्ट बुक है। सबसे पहली टेक्स्ट बुक थी, उसमें आपको पेपर स्टाइल बताऊं ना तो आपको ऐसा लगे कि इम्पॉसिबल है 60 से ज्यादा मार्क्स लाना। 10-10 मार्क के 6 क्वेश्चन, राइट। पहला 3 क्वेश्चन एनी टू अटेम्प्ट करो, पहले दूसरे 3 क्वेश्चन एनी टू अटेम्प्ट, वापिस दूसरे 3 क्वेश्चन एनी टू अटेम्प्ट। तो 3-3-3 में से यानी 9 क्वेश्चन में से 6 अटेम्प्ट करो, 60 मार्क्स वहां पे खत्म, राइट। उसके बाद में 18 मार्क्स की शॉर्ट नोट, 3-3 मार्क की एक, 6 शॉर्ट नोट पूछी जाए 8, उसमें से 6 लिखने। फिर 12 मार्क के क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 8 पूछे जाए उसमें से 6 लिखने। और 10 मार्क के एब्रीवेशन, मतलब शॉर्ट फॉर्म को फुल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने का, राइट। एंड फाइनली 5 मार्क की डेफिनेशन, दैट्स इट। कोई एमसीक्यू नहीं पूरे पेपर, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, 1 लाइन का कोई आंसर नहीं। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू इवन कंप्लीट द पेपर। पेपर कंप्लीट करना ही बहुत डिफिकल्ट, बराबर है। अपने अगर लिखे ने तो कितना लिख सकते हो, लिखते जाओ तो, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है रिमेम्बर। तो उसके लिए क्या साइज मैटर करती है। आप 5 मार्क का क्वेश्चन है, तुम बोलोगे 3-4 पेज भरने पड़ेंगे, तो 10 मार्क का क्वेश्चन तो कितना लिखेंगे, बात समझे ना। तो इसीलिए बोलता हूँ ये पेपर स्टाइल सिंपल है। तो हम अगर बात करें यहाँ पे कि पाई डायग्राम की, तो वो टाइम पे भी नहीं पूछते, इसमें 5 मार्क का एक क्वेश्चन ग्राफ का एनालिसिस करने का आता था। दूसरी बात, फर्स्ट पेपर स्टाइल तो ग्राफर नहीं था उसके अंदर, लेकिन जब सेकंड पेपर स्टाइल चेंज हुई ना, तो अभी तुम्हारी जो पेपर स्टाइल है ना सेम पेपर स्टाइल, तब से 90+ मार्क्स आने शुरू हुए। और उसके बाद अभी जो लेटेस्ट है ना, ये तुम्हारा सिलेबस, ये बहुत सारी चीजों को इन्होंने बहुत छोटा कर दिया है। टेक्स्ट बुक बहुत बड़ी होती थी पहले, लेकिन इसको बहुत कम कर दिया गया, आपको वर्किंग नॉलेज खाली प्रोवाइड कर, दैट्स व्हाई। तो यहाँ पे पाई डायग्राम का अगर इम्पोर्टेंस देखो ना तो है नहीं, लेकिन प्रैक्टिस पूरी करने की, क्योंकि बोर्ड सिलेबस में उसको रख रहा है, इसका मतलब वो पूछ सकता है, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसकी प्रैक्टिस हमको चाहिए। तो यहाँ देखो, पाई डायग्राम या तो बार डायग्राम, एनी ऑफ देम, द यूजर मस्ट मेक द राइट चॉइस टू मेक द पिक्चर मोर इफेक्टिव। अगेन वही सेम टॉपिक रिपीट हुआ। तो क्या करना है, पहले तो सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर टाइप ऑफ ग्राफ। द सेकंड थिंग, अ पिक्चर मस्ट लुक इन, अंडरलाइन करो, नीट एंड क्लियर। पिक्चर एकदम नीट एंड क्लियर होना चाहिए।
आप उसके अंदर डिफरेंट कलर्स या तो शेड्स यूज कर सकते हो उसके कंपोनेंट्स के लिए, राइट। पहले एग्जाम में अलाउ नहीं किया जाता था, नाउ दे अलाउ यू, आपको अलाउ किया जाता है उसको यूज करना, राइट। रेड एंड ग्रीन नहीं कर सकते, बाकी कोई भी कलर यूज करो, पर प्योर रेड एंड प्योर ग्रीन नहीं यूज कर सकते। नाउ स्केल्स एंड मेजर, स्केल्स एंड मेजर देखो, अब पहला क्या था, पहला लिखा था कि चॉइस ऑफ टाइप ऑफ डायग्राम, इसमें सिलेक्शन करना है कौन सा डायग्राम। दूसरे में क्या लिखा था, क्लैरिटी, मतलब नीट एंड क्लीन, बस वही वर्ड याद रखना है। तीसरे में लिखा है स्केल्स एंड मेजरमेंट, तो इसका मतलब होता है साइज, अप्रोप्रिएट इन साइज, उसको अपने स्केल बोले। ग्राफ अगर बहुत बड़ा हो गया तो भी अननेसेसरी उसके अंदर अपने पेपर यूज कर रहे हैं, और ग्राफ अगर बहुत छोटा हो गया तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि कौन सा पॉइंट कहाँ जा रहा है। सो इसीलिए हमको सिलेक्शन करना पड़ता है स्केल का, कि ग्राफ के अंदर जो 1 सेंटीमीटर के अंदर अपने लिखेंगे वो कितने अलग अलग डेटा को प्रोवाइड करेंगे उसके साथ। सो दैट्स वाई हम स्केल्स एंड मेजरमेंट साइज के लिए मेजर करते हैं। वर्ड क्या याद रखना है कि स्केल्स एंड मेजरमेंट के साथ अटैच है कौन सा, खाली साइज। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सिस। आप जानते हो कि कोई भी डायग्राम 2 डिफरेंट एक्सिस के ऊपर होता है। देखिए, डायग्राम 2 डिफरेंट एक्सिस के ऊपर होता है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, बट both axes of the diagram and graph must be denoted represented with appropriate details of what they represent। हम याद रखें कि अगर हम x एक्सिस की बात करें ना, तो x एक्सिस के ऊपर अपने क्या नॉर्मली यूज करते हैं, x एक्सिस के ऊपर ईयर यूज करते हैं। कौन सा ईयर, जो ईयर है ना वो अपने किसके ऊपर यूज करेंगे, x एक्सिस के ऊपर, जबकि y एक्सिस के ऊपर अपने वेरिएबल यूज करेंगे, y एक्सिस के ऊपर वेरिएबल यूज करेंगे। वेरिएबल मतलब जैसे पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन वाई एक्सिस पे आएगी, लेकिन अगर ईयर हो या उसके बाद में एरिया हो या तो कंट्री का नाम हो तो उसको अपने किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, इसके लिए अपने एक्स एक्सिस के ऊपर डिपेंड करेंगे, राइट। तो ईयर या तो कंट्री के लिए एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस के ऊपर क्या आएगा, आपके लिए वेरिएबल आएंगे। ये यहाँ नहीं लिखा है लेकिन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, आप जो भी मटेरियल यूज करोगे उसके अंदर ये लिखा हो, डोंट वरी। नाउ तो both axes of a diagram or graph must be denoted or represented with appropriate details of what they represent। इसमें what they represent लिखा है ना, उसको अंडरलाइन करना। तो एक्सिस रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं, एक्सिस क्या बता रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन के कौन सी इंफॉर्मेशन कौन से एक्सिस के ऊपर है। नाउ डेटा टेबल एंड सोर्स डेटा, अब मैं डेटा टेबल यूज करूं तो वो कहां से आया है, जैसे कि अगर मैं कोई भी जगह से डेटा कलेक्ट करता हूं तो उसके लिए ग्राफ तो बना दिया, पर वो रिलायबल डेटा है कि नहीं वो कौन डिसाइड करे। जैसे कि अगर पॉपुलेशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे NSSO या तो CSO के ऊपर डिपेंडेंस रखना पड़े, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO, जबकि CSO यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। आप जो पॉपुलेशन सेंसस सर्वे देखते हो ना, तो पॉपुलेशन कंडक्ट करता है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। NSSO पूरा सैंपल पूरा स्टडी नहीं करेगा, वो खाली एक सैंपल को स्टडी करेगा, वो खाली एक सैंपल को यानी 1000 लोगों को 2000 लोगों को स्टडी करेगा। लेकिन जब हम बात करें CSO की तो वो पूरी कंट्री के अंदर स्टडी करता है, सो दैट इज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो हमको लगता है कि वहां से आने वाली इंफॉर्मेशन ज्यादा रिलायबल है, बराबर है। तो जब हम सोर्स डेटा, सोर्स टेबल या तो डेटा सोर्स है ना उसके बारे में बात करें तो देखो यहाँ पे डेटा टेबल एंड सोर्स ऑफ डेटा, तो डायग्राम डेटा टेबल के ऊपर डिपेंड करते हैं जिसके ऊपर वो क्रिएट किए जाते हैं। इसमें याद सिर्फ 2 वर्ड लग रखने हैं कि मोर रिलायबल एंड ऑथेंटिक बनाने के लिए हमको मेंशन करना पड़े नीचे। आप देखना टेक्स्ट बुक के अंदर जितने भी ग्राफ या तो डायग्राम ड्रॉ किए होंगे ना, या जितने भी टेबल लिखे होंगे ना, हर टेबल के नीचे लिखा जाएगा कि ये टेबल कहाँ से लिया गया, ये टेबल कहाँ से लिया गया। जैसे अगर इंटरनेशनल कोई कंपैरिजन होगी ना तो इसके लिए लिखा जाएगा कि वर्ल्ड बैंक से ये कंपैरिजन की गई है, राइट, या तो फिर IMF से कंपैरिजन की गई है। तो यहाँ पे हमारे लिए क्या जरूरी है, रिलायबल और ऑथेंटिक डेटा जरूरी है। दैट्स व्हाई हम सोर्स लिखते ही है जिससे सामने वाले को पता चले कि ये डेटा कितना रिलायबल है। नाउ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द डेटा, अब
Picture is not drawn for self-explanatory data, but is drawn from data underline करो simplified with statistical formula. बराबर, स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला से अभी तुमने शायद आज ये किया होगा। हाँ, तो देखो आपने सिंप्लीफाई किया, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। तुमने डेटा को किसमें कन्वर्ट कर दिया? परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर दिया। मतलब जो सर ने आपको सिखाया उसके ऊपर से तुमने उसको कन्वर्ट किसमें किया? परसेंटेज। तो एक परसेंटेज सब में 100 के ऊपर से आ जाएंगे तो डेटा टेबल आसानी से बनेगा और ग्राफ भी आसानी से बन जाएगा तुम्हारे, क्योंकि आप सबको किसके साथ में कंपेयर कर रहे हो? एक अपर लिमिट आपके पास है कि 100%, उससे ऊपर नहीं जाना है या उससे बढ़ना नहीं है अपने को। तो अब नीचे जाना है तो 100 के नीचे कोई भी आएगा तो पता चलेगा। अब उसको अगर मैं सीरीज के साथ में ज्वाइन करूंगा डायग्राम से तो तुरंत दिमाग में आ जाएगा। तो वी नीड टू कैलकुलेट फर्स्ट, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है डेटा। तो जब मैं डेटा को सिंप्लीफाई करता हूँ तो उसके लिए मुझे स्टैटिस्टिकल टूल्स की जरूरत पड़ती है। उसके लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ती है? स्टैटिस्टिकल टूल्स की जरूरत पड़ती है। और जब मुझे स्टैटिस्टिकल टूल्स की जरूरत पड़ेगी तो मैं उस डेटा को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मोड के अंदर कन्वर्ट करूंगा। क्या करूंगा? इसको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मोड के ऊपर कन्वर्ट। पहले समझा नहीं जाता, आपको पता नहीं चलता 200 की चीज 230 रुपए की हो गई तो कोई पूछे कितनी प्राइस बढ़ी तो बोलोगे 30 रुपए। अगर बाहर किसी को बोलोगे 30 रुपए तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास कंपेरिजन के लिए वो 200 रुपए नहीं है। बराबर, मैं क्या समझा रहा हूँ? देखो मैं किसी को ऐसा बोलूं कि किसी चीज की प्राइस है ना 100 रुपए बढ़ गई, तो सामने वाला पहले ये मांगेगा मुझसे कि पहले कितनी थी। अब मैं बता नहीं रहा हूँ कि पहले कितनी थी, तो वो पूछेगा भाई कितने परसेंटेज। तो मैं अगर उसको ऐसा बोलता हूँ कि 1% बढ़ी, यानी वो प्रोडक्ट या तो क्वांटिटी पहले 10,000 रुपए की थी, अब उसके अंदर 100 रुपये प्लस हो गए तो 1% इंक्रीज हुआ नहीं। और मैं 10,000 नहीं बताता, खाली अगर 100 बताऊंगा तो सामने वालों को समझ में नहीं आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू कन्वर्ट देम इनटू परसेंटेज। या तो परसेंटेज में कन्वर्ट करो या तो डिग्री में कन्वर्ट करो, दो में से किसी एक, वो डेटा ज्यादा सिंप्लीफाई होगा। राइट, तो अब ये 6 पॉइंट को अगर अपने देखें तो कैसे आएगा? देखें, फर्स्ट थिंग, पहले कहाँ से शुरुआत की हमने? पहले चॉइस ऑफ डायग्राम, यानी किस तरह का डायग्राम सिलेक्ट करना है, बार डायग्राम सिलेक्ट करना है या पाई चार्ट सिलेक्ट करना है, वो हमको सिलेक्ट करेंगे। दूसरा क्या है इसके बाद में? क्लैरिटी। क्लैरिटी में नीट एंड क्लियर होना चाहिए और उसके साथ में आप उसको शेड कर सकते हो, अलाउड है ये। देन आफ्टर स्केल्स एंड मेजरमेंट। स्केल्स एंड मेजरमेंट क्या बता रहा है आपको? स्केल्स एंड मेजरमेंट आपको साइज ऑफ द डायग्राम बता। देन आफ्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पे क्या आएगा और वाई एक्सिस के ऊपर क्या आएगा, ये आपको बताना है। देन आफ्टर डेटा टेबल एंड सोर्स ऑफ डेटा, मैं कहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसके बेस के ऊपर से वो पिक्चर बना रहा हूँ। एंड फाइनली हम देखेंगे कि उस डेटा को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने कौन सा कैलकुलेशन या तो स्टैटिस्टिकल को यूज किया। गॉट इट? समझ में आ गया? नाउ सी, now see the types of diagrams. There are different types of diagrams, you know that, but all of them are not in our syllabus. यहाँ जो है ना आपको क्वेश्चन पूछे ना कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम्स, तो इसमें कौन कौन सा आता है? पहले पिक्टोग्राम, देन आफ्टर स्कैटर डायग्राम, उसके बाद में लाइन डायग्राम, देन सर्कल, फिर बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम। इन दिस सेक्शन हम सिर्फ 3 चीजों के बारे में सीखें। पहले लिखा है टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम, फिर लिखा उसके बाद में बार डायग्राम एंड देन आफ्टर पाई डायग्राम। नाउ नेक्स्ट पेज, टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम। यहां से ये पोर्शन से लेके लास्ट तक एकदम इजी पोर्शन, ये पूरे चैप्टर बहुत ही इजी, यानी ऐसा समझो कि रीड करो, समझ में आ जाए और याद हो जाए। खाली कहीं कहीं पे एक तो डेफिनेशन ऐसी है ना जिसको समझाने की जरूरत पड़ती है डिटेल में, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर्स, ये डेफिनेशन बराबर से समझना। पिक्चर्स विच शो द शेप और स्लोप, अंडरलाइन करो, शेप ऑफ द रिलेशनशिप या तो स्लोप ऑफ द रिलेशनशिप। चलो बताओ, प्राइस और डिमांड के बीच में कैसी रिलेशनशिप? नेगेटिव। नेगेटिव कैसे पता चला? उसका स्लोप देख के पता चला, बराबर है। अपने क्या लिखते थे कि द डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बराबर है, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो स्लोप से पता चलता है कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसी है।
in economics between two variables are often drawn. ये दो वेरिएबल के बीच में, जैसे यहाँ लिखा है डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व, ये दो। अब आया देखो एकदम जबरदस्त क्वेश्चन जो मैं पूछा, मैं आगे तुमको बता चुका कि ये जो है ना आपको एमसीक्यू के अंदर या तो आंसर इन वन लाइन के अंदर आएगा। इसको टिक करो, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मेजर्ड ऑन वाई एक्सिस। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको अपने मेजर करेंगे वाई एक्सिस, एक एक्स एक्सिस के ऊपर, सॉरी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को एक्स एक्सिस के ऊपर और डिपेंडेंट को अपने वाई एक्सिस के ऊपर मेजर करेंगे। रिमेंबर, अब सवाल ये होता है कि इंडिपेंडेंट का मतलब क्या, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या। जैसे कि अगर हम बात करें कि प्राइस और डिमांड, तो प्राइस इंडिपेंडेंट और डिमांड है डिपेंडेंट। और इसमें से तुम उल्टा करते रहे, याद करो प्राइस तुम वाई एक्सिस पे रखो और डिमांड को तुम एक्स एक्सिस पे रखते हो। क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा नीचे आता है, तो याद रखना है कि खाली डिमांड और सप्लाई के अंदर कैटेगरी उल्टी हो जाती है, उसके अंदर अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को वाई एक्सिस के ऊपर बताते हैं डिमांड और सप्लाई में, और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्स एक्सिस को। बाकी सब डायग्राम के अंदर हम डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई एक्सिस पे बताएंगे और इंडिपेंडेंट को एक्स एक्सिस पे। जैसे आपको मैं पेज नंबर बता रहा हूँ, उसको स्टडी कीजिए। मैं आपको एक डायग्राम के अंदर बता रहा हूँ कौन सा डिपेंडेंट और कैसे डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे वही पेज के ऊपर नीचे देखो, एक डायग्राम आपको दिया है टाइम सीरीज, उसके अंदर जो ईयर है ना नीचे टाइम पीरियड लिखा है 1951, 61, 1971, 81, वो जो ईयर्स है ना वो ईयर तुम्हारे इंडिपेंडेंट। वो कैसे होते हैं इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट आर ऑन एक्स एक्सिस, और जो डिपेंडेंट है वो ईयर के ऊपर डिपेंडेंट डेटा दी गई है, दैट इज ऑन वाई एक्सिस। तो इंडिपेंडेंट का मतलब जो किसी के ऊपर डिपेंडेंस ना रखे, लेकिन ये जो डेटा है वो हमेशा ईयर के साथ एसोसिएटेड होती है, दैट्स व्हाई दे आर डिपेंडेंट ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस इंडिपेंडेंट और वाई एक्सिस डिपेंडेंट, याद रखना ये एमसीक्यू में या तो वन लाइन के अंदर पूछा जाएगा। अब ये जो डायग्राम आपको दिया है ना यहाँ पे, वो डायग्राम एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम 2018 में 2016 में दो बार ये पूछा गया है सेम। पर ये लोग आपके लिए इतना सिंप्लीफाई करके देते हैं कि पॉइंट निकाल देते 21.64 नहीं। बात समझे, एग्जाम में ये नहीं, एग्जाम में ऐसा डायग्राम नहीं ड्रॉ करना है। एग्जाम में कैसा डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, एग्जाम के अंदर खाली 21.64 की जगह 22 लिख देंगे, दैट्स इट, सिंप्लीफाई करके, तो पॉइंट को इग्नोर करके गए, राइट। तो देखो यहाँ ऊपर एक पैराग्राफ बाकी है, पहले वो देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स ऑफन यूजेस लाइन डायग्राम रिप्रेजेंटिंग टाइम बेस्ड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ट्रेंड्स ऑफ अ वेरिएबल। तो ये देखो आपको इन्हें पूछ सकते हैं कि लाइन डायग्राम क्यों ड्रॉ किया जाता है, तो लिखा है टाइम बेस्ड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ट्रेंड्स ऑफ अ वेरिएबल। ट्रेंड यानी अप एंड डाउन, तो नीचे देखो ये डायग्राम आपके सामने है, वो डायग्राम के अंदर पहले ऊपर जा रही है पॉपुलेशन, फिर धीमे धीमे नीचे आ रही है, तो मतलब ये ट्रेंड हुआ ना, अप एंड डाउन हुआ। एंड फॉर एग्जांपल साइज ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स, रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन वेरियस ईयर्स, लिटरेसी रेट इन वेरियस ईयर्स, ये सब जो है ना वो टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम से आपको समझ में आता है। तो ये डायग्राम कौन सा है, टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम। आप देख सकते हो ये डायग्राम अपने ड्रॉ करेंगे, रिमेम्बर ये डायग्राम अपने ड्रॉ करेंगे, और इसके लिए अपने ग्राफ बुक चाहिए, लेकिन नॉट नाउ, वी आर नॉट डूइंग ग्राफ राइट नाउ। हम 7th चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ग्राफ स्टार्ट करेंगे, 60 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। रीजन कि 7th चैप्टर तक 4 या तो 5 अलग अलग है ना ग्राफ की डेटा अवेलेबल है, तो यहाँ तो सिर्फ तुम्हारे पास एक ही डेटा है, एंड आपको सिर्फ ग्राफ अकेला ड्रॉ नहीं करना है, यू नीड टू एनालाइज दैट ऑल्सो, आपको इसका एनालिसिस भी करने का होता है। तो 2.5 मार्क्स खाली ग्राफ ड्रॉ करने के होते हैं और 2.5 मार्क्स आपको उसको एनालाइज करने के, तो हम ड्रॉइंग और एनालिसिस दोनों साथ में करें। नाउ बार डायग्राम और टाइप ऑफ बार डायग्राम, लास्ट पॉइंट। A bar diagram shows distribution of the value of a variable in various components. Underline करो इसको, distribution of the value of a variable in various components. इसमें
डिफरेंट क्या था, वेरियस टाइम पीरियड था, इसमें कंपोनेंट वर्ड आ गया, बाकी दोनों में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल लिटरेसी रेट, अगर मैं कंट्री की बात करूं इन वेरियस ईयर, और लिटरेसी रेट अमंग द फीमेल्स एंड मेल्स, इसको अगर बात करें तो अपने ने याद रखो जो डेटा टाइम सीरीज में यूज होती है ना, मेजोरिटी के लिए अपने बार डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, मेजोरिटी के लिए, यानी जो टाइम सीरीज ग्राफ में ड्रॉ करेंगे ना डायग्राम में, वही डेटा के लिए अपने बार डायग्राम भी यूज कर सकते हैं। अब देखो कैसा बार ड्रॉ किया जा सकता है, मैं आगे समझा दूंगा आपको। वर्टिकल भी ड्रॉ कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी। हॉरिजॉन्टल कैसे होता है, अगर वाई एक्सिस के ऊपर से अपने ग्राफ ड्रॉ करना शुरू किया तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। A separate bar is drawn for each section, सेपरेट बार को अंडरलाइन करो और इस सेक्शन को, हर सेक्शन के लिए सेपरेट बार ड्रॉ किया जाता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट, हाइट एंड लेंथ ऑफ द बार को वैल्यू डिसाइड करती है, यानी मतलब वैल्यू के ऊपर से हम डिसाइड करेंगे हाइट ज्यादा होगी कि कम होगी। वैल्यू ज्यादा तो हाइट ज्यादा, वैल्यू कम तो ग्राफ की हाइट कम। दस बाय कंपेयरिंग हाइट एंड लेंथ, हम किसको कंपेयर करेंगे, बार की हाइट या तो लेंथ को कंपेयर करेंगे। हम उसके ऊपर से कंपैरिजन बनाएंगे और उस कंपैरिजन के बेस के ऊपर वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ दैट विल बी टेकन इन टुमारोज लेक्चर। तो देखो यहाँ पे अपने बार डायग्राम में क्या सीखा, तो बार डायग्राम के अंदर पहले तो क्या लिखा है, वेरिएबल इन वेरियस कंपोनेंट। हाँ, डिवाइडेड बार डायग्राम में तीन है कंपोनेंट, सॉरी, वेरियस कंपोनेंट। फिर दूसरा लिखा है कि अगर मैं किसी कंट्री के अलग अलग डेटा को लिटरेसी के कंपेयर करना चाहता हूँ तो आई कैन ड्रॉ बार डायग्राम। और उसके साथ में दो पॉइंट इसमें याद रखते हैं, वर्टिकल भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी ड्रॉ कर सकते हैं। और इसकी जो हाइट या तो लेंथ है ना, वो किस पे डिपेंड करती है, जो वैल्यू प्रोवाइड की जाती है उसको। और हम वैल्यू को कंपेयर करके, हाइट को कंपेयर करके उस ग्राफ के साथ में अपने एनालिसिस करते हैं, राइट। सो हियर सेकेंड लेक्चर है ये अपना, कितने पेज तक का होगा, 4 पेजेस तक का होगा, राइट।